आश्रम से हम लोगों ने ये जन स्वराज पद यात्रा शुरू की है। उसके तहत पश्चिम चंपारण से शुरू हुई इस यात्रा में ये सिवान 5वां जिला है। पश्चिम चंपारण से हमने चलना शुरू किया है। उसके बाद पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज होते हुए सिवान पहुँचे हैं। अभी सिवान में अगले 10-12 दिन और रहेंगे। 10 या 11 मार्च तक मैं सिवान में हूँ। अभी तक का जो अनुभव रहा है संक्षिप्त में मैं उस पर कुछ टिप्पणी करूंगा। उसके बाद आप अपने प्रश्न कर सकते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने देखा, समझा, लोगों से सुना, उसके हिसाब से बिहार में बेरोजगारी और पलायन लोगों की नज़र में सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या लोग बता रहे हैं वो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। किसानों के जो तात्कालिक समस्या है खाद और बीज की अनुपलब्धता और उसकी कालाबाजारी, उसके साथ साथ जो पानी को लेकर समस्या है, या तो खेतों में पानी पहुंचता नहीं है, या बाढ़ की समस्या है, या पानी के जल जमाव की समस्या है। सिवान के कम से कम 3-4 प्रखंडों में पानी के निकासी के न होने से जो चंवर की समस्या है, उससे हजारों एकड़ जमीन यहाँ पर बर्बाद हो रही है। इसके अलावा किसानों की जो बड़ी समस्या है वो है फसलों के दाम का न मिलना। बिहार में पिछले 5-6 महीने से जब मैं पैदल चल रहा हूँ तो ये वो समय है जब धान की कटाई हुई है, और ज़्यादातर लोगों ने ये बताया कि 1200 से 1500 रुपये की दर से ही उन्होंने धान बेचा है, जबकि धान का समर्थन मूल्य 2050 रुपये है। यही हाल गन्ना का है। गन्ना मिलों, चीनी मिलों के बंद होने की वजह से ज़्यादातर लोगों ने सिवान जैसे जिलों में गन्ना की खेती बंद कर दी है, जिससे कि उनको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। या जो लोग खेती कर भी रहे थोड़ी बहुत, उनको मिलों की मनमानी का सामना करना पड़ता है। मिल वाले जो भाव दें, जिस तरीके से गन्ना खरीदें न खरीदें, उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसके अलावा तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताई है वो है शिक्षा का न होना, शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। बिहार में विद्यालयों की जो छवि है वो खिचड़ी बांटने वाले सेंटर की है। ज़्यादातर विद्यालयों को लोग खिचड़ी और कुछ आर्थिक सहायता जो सरकार पोशाक या साइकिल वगैरह की पुस्तकों के लिए दे रही है, उसी के तौर पर लोग उसको देखते हैं। पढ़ाई के सेंटर के तौर पर विद्यालयों की छवि करीब करीब खत्म है। कॉलेजेज में जहाँ पर बिल्डिंग है, शिक्षक हैं, बड़ी संख्या में छात्र भी हैं, वहाँ पर भी पढ़ाई नहीं हो रही है। वहाँ पर बच्चे नामांकन के लिए जाते हैं, एडमिट कार्ड लेते हैं, परीक्षा देकर डिग्री लेते हैं। डिग्री को लेने में 3 साल के बजाय 5 साल लगे, 6 साल लगे, लेकिन मिलती उनको सिर्फ डिग्री है। मैं एक शब्द में कहता हूँ, बिहार की जो पूरी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है वो नियोजित शिक्षकों और उत्क्रमित विद्यालयों के आधार के कंधों पर है। स्कूलों में खिचड़ी बट रही है, कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। इन तीनों के बाद 3 जो बड़ी समस्या मूलभूत है। इसके अलावा जो लोग 4 जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसकी जमीनी हकीकत ये है। सबसे बड़ी योजना सरकार की चल रही है वो है अनाज की योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो पूरे बिहार में 5 किलो के बजाय लाभार्थियों को 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि हर क्विंटल पे 40 रुपये प्रति क्विंटल के दर से व्यवस्थित तरीके से पीसी काटा जाता है, जो जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में हर महीने बांटा जाता है। इसी वजह से लाभार्थियों को 5 किलो नहीं बल्कि 4 किलो अनाज ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मिल पा रहा है। दूसरी योजना है जिसकी बड़ी चर्चा होती है वो है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान की पेपर पर ODF स्टेटस होने के बाद भी बिहार में आज खुले में शौच करीब करीब हर गांव की सच्चाई है। और सिवान में स्थिति मुझे लगता है कि जो मैं 5 जिले गया हूं उसमें सबसे खराब पश्चिम चंपारण में दिखा, उसके बाद दूसरा सबसे खराब मुझे सिवान में दिख रहा है। गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में स्थिति थोड़ी इससे बेहतर है। सिवान में हर गांव के बाहर खुले में शौच बिल्कुल हर गांव की सच्चाई है। बिना गमछा नाक पर बांधे हुए आप किसी गांव से निकल नहीं सकते हैं। लोग बताते हैं कि शौचालयों के बनाने की इस योजना में व्यवस्थित तरीके से हर शौचालय पर 2000 से 4000 रुपया घूस लिया गया है। पैसे ले लिए गए, लाभार्थियों को 12000 रुपये दिया गया। शौचालय बना कि नहीं, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं, इसकी चिंता किसी ने नहीं की है। तीसरी बड़ी योजना है आवास योजना,
जिसको पहले इंदिरा आवास योजना कहते थे, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं। ज़्यादातर लाभार्थी गांव में आज भी इंदिरा आवास योजना वाले ही हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। जिनको पीछे 25, 30, 40 सालों में कभी 20,000, 25,000, 30,000 रुपये मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो आजकल चल रही है, जिसमें लाभार्थियों को 1,40,000 रुपये प्रति घर मिलना है, उसमें सभी लोगों ने बताया कि कम से कम 20-25 हजार रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 हजार रुपये, मतलब 20,000 से 40,000 रुपया लोगों को घूस के तौर पर देना पड़ता है, तभी वो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सकता है। उसमें नाम सूचीबद्ध करने से लेकर अंतिम किस्त जारी करने तक 3 किस्तों में जो 40-40 हजार रुपये जमा जो रिलीज होता है, ये सारा पैसा व्यवस्थित तरीके से हर किस्त में काटा जाता है। चौथी एक योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जिसको लेकर मुझे आश्चर्य हुआ, वो है मनरेगा। मेरी अपनी समझ ये थी यात्रा से पहले कि मैं गांव में जाऊंगा तो मनरेगा से जुड़े हुए कार्य या मनरेगा में काम करते हुए मजदूर बड़ी संख्या में मिलेंगे, क्योंकि बिहार में जितने 60% लोग भूमिहीन हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग मजदूरी के लिए पलायन करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि मनरेगा हर जगह मुझे दिखेगा, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि मनरेगा जमीन पर कहीं नहीं है। आंकड़ों से भी अगर आप देखेंगे तो बिहार का मनरेगा का यूटिलाइजेशन जो है पिछले वित्तीय वर्ष में 40% रहा है। मतलब अगर बिहार में 10,000 करोड़ रुपया मनरेगा के लिए आ सकता था, तो सिर्फ 3900 करोड़ रुपया ही केंद्र से लिया गया। 6,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने दिल्ली में ही सरेंडर कर दिया। जो 40% का यूटिलाइजेशन है, 4,000 करोड़ रुपया आया, उसमें भी मनरेगा में जो पीसी का दर है वो 40 से 50% लोग बताते हैं। सबसे ज्यादा पीसी का दर मनरेगा में है। 40 से 50% के दर से मनरेगा में पीसी काटा जाता है। इसका अगर आप टोटल देखिएगा तो इसका असर ये है कि पिछले साल अगर बिहार के भूमिहीन गरीब लोगों को 10,000 करोड़ का मनरेगा में लाभ मिलना चाहिए था, तो उसके मुकाबले 6,000 करोड़ आया ही नहीं, और जो पैसा आया उसमें 40-50% पीसी कट गया, तो उनको कुल 2,500-2,400 करोड़ रुपए का ही लाभ मिल पाया। ये 4 जो बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके अलावा जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, 7 निश्चय योजना के तहत जो सबसे बड़ी योजना थी, वो बेरोजगारों को हर माह 1,000 रुपये सहायता की बात। इस योजना की कहीं कोई शुरुआत ही नहीं हुई है, लोग जानते भी नहीं है, ना कोई पत्रकार पूछता है, ना कोई उसका लाभार्थी मिलता है। किसी व्यक्ति को, किसी नवयुवक को 18 से 35 साल में जो बेरोजगार है, उसको कोई सरकारी सहायता अभी नहीं मिल रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी योजना 7 निश्चय की थी, वो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। जब योजना बनाया गया था तो ये अनुमान था कि करीब 1.25 करोड़ बिहार के नवयुवकों को 12वीं से आगे पढ़ाई के लिए बैंकों से सस्ते दर पर लोन मिल जाएगा, कर्ज मिल जाएगा, ताकि वो आगे की पढ़ाई बिना अपने परिवार पर बोझ बने कर सकते हैं। इस योजना को भी करीब करीब बंद ही कर दिया गया है। पिछले 6 महीने में इक्का दुक्का लोग ही मुझे ऐसे मिले जिन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात कही, कोई चर्चा करी, उन्होंने एप्लीकेशन दिया है या प्रयास किया है। इस योजना का भी कोई नीचे जमीन पर असर नहीं दिख रहा है। 2 जो बड़ी योजनाएं हैं जिसकी चर्चा आप लोग करते हैं, एक योजना है नल जल योजना। 2015 में अनुमान था कि करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 2015 से 2020 के बीच में, और उसके जरिए बिहार के हर घर में नल से पानी को पहुंचाया जाएगा। आज 6 महीने से पैदल चलने के बाद 5 जिलों में हर वार्ड गांव देखने के बाद मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि 2/3 से ज्यादा नल जल योजना चल ही नहीं रहा है। 100 में 70-75 योजना चल ही नहीं रहा है। या तो योजना बनी नहीं ठीक से, या बनी तो बनकर चली नहीं, या चली तो चल के कुछ दिन के बाद बंद हो गई। इसके बाद एक और योजना 7 निश्चय की थी, वो है नालियों गलियों के पक्कीकरण की बात। बिहार में जल का जो निस्तारण है घरों से, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। नालियों के न होने की वजह से लोगों में आपसी झगड़ा या परेशानी, बीमारियां। कल भी मैं 2 गांव में गया था, वहां सबसे बड़ी समस्या के तौर पर लोग यही बता रहे हैं कि पानी के निकासी की कोई जगह नहीं। जब 7 निश्चय की परिकल्पना की गई थी तो 2015 में यह अनुमान था कि बिहार के हर घर में पक्की नाली बनाकर
उसको एक बड़े नाले से जोड़ा जाएगा और उस बड़े नाले के जरिए पानी को बाहर लाकर उसके निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना पर कुल 80,000 करोड़ रुपया खर्च होना था। अभी 6 महीने से जब मैं पैदल चल रहा हूँ तो मैंने जो देखा, घरों से नालियों की कोई व्यवस्था पक्कीकरण की नहीं की गई है। सड़कों के किनारे कई गांवों में, कुछ गांवों में बड़े नाले बनाए जरूर गए हैं, लेकिन इन नालों को घरों के नालियों से जोड़ा नहीं गया है और इन नालों पे जो पानी आ रहा है, इस पानी को निकालकर निस्तारण की व्यवस्था नहीं की गई है। इसी वजह से ज्यादातर ये जो नाले हैं वो गंदगी का ढेर या कूड़ा करकट का अंबार बन गए हैं, उससे पानी निस्तारण का काम नहीं हो रहा है। तो ये जो सरकार की 7 निश्चय की योजना है, इसकी बात मैंने करी। इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अगर कोई व्यवस्था हो तो आप बताएं कि वो अच्छा है या खराब है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का गांव पंचायत के स्तर पर हालत ये है कि वो है ही नहीं। पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था ग्रामीण चिकित्सकों के कंधों पर है या प्राइवेट जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास है। कहीं पर कोई सब सेंटर, पीएचसी जो गांव, शहर, पंचायत, कस्बों या पंचायत के लिए जिसकी परिकल्पना है, मुझे अभी तक कोई भी सब सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऐसा नहीं मिला जहां डॉक्टर बैठे हों, मरीजों की भीड़ हो, जहां दवा बट रहा हो, दवा लिखा जा रहा है, इलाज हो रहा है। ऐसी व्यवस्था मुझे कहीं अभी तक दिखी नहीं है। मैं अनुमंडल और जिलों के अस्पताल में गया नहीं हूं, इसलिए उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन गांव और पंचायत और ब्लॉक के स्तर पर जो सरकारी अस्पताल हैं वो बिल्कुल कहीं है ही नहीं, इसलिए उस पर टिप्पणी करना ही बेकार है। पूरी पदयात्रा के दौरान सबसे ज्यादा सुने जाने वाले जो शब्द हैं वो 3 हैं। पहला है अफसरशाही, दूसरा है भ्रष्टाचार, तीसरा है पीसी। तो हर व्यक्ति जो मिलता है वो अफसरशाही से परेशान जनता, चाहे आप गरीब आदमी हैं, रसूख वाले हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो भी व्यक्ति मिलता है वो अफसरशाही और अफसरशाही से होने वाली परेशानियों की बात करता है। दूसरा भ्रष्टाचार, हर व्यक्ति जो मिलता है वो बताता है कि बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस दिए हुए कोई भी ऐसी सरकारी कार्यालय नहीं है जिसमें कि कोई काम हो सके। चाहे वो जमीन का दाखिल खारिज हो, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हो, या आपको राशन कार्ड के लिए कार्ड बनाना हो या आधार कार्ड बनाना हो, कोई भी व्यवस्था सरकार की, थाने में FIR करना हो, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है लोगों की नजर में जहां बिना पैसा दिए हुए काम हो सकता है। और तीसरा है पीसी। ये शब्द मैं पिछले 4-5 साल पहले जब मैं बिहार आया था तो इतना नहीं सुनता था। अभी ये जो पीसी है, जो एक तरह से दलाली का नया नाम है बिहार में, सरकार के सभी योजनाओं में, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, कोई भी योजना है, हर योजना में व्यवस्थित तरीके से पीसी के काटे जाने का की एक परिकल्पना है, उसकी एक व्यवस्था है। हर योजना में 20% से 40% पीसी कटता है और जो लोग भी उसमें शामिल हैं, जनप्रतिनिधि हो, अफसर हो, वो मिलकर उसका बंदरबाट करते हैं। कुल मिलाजुलाकर अभी तक का जो मेरा अनुभव रहा है, लोगों को मन में इस सरकार को लेकर या तो उदासीनता है या गुस्सा है। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो ये बताता है कि देखिए ये सरकार चल रही है, शायद कुछ सुधार हो। 99% लोग यही बताते हैं कि इस सरकार से कुछ हो नहीं सकता है, या तो उनके मन में इसको लेकर उदासीनता है, उन्होंने छोड़ दिया है कि भैया इस सरकार से तो कुछ होगा नहीं, या उनके मन में गुस्सा है कि इस सरकार को हटना चाहिए, कोई नया आना चाहिए। तो मोटे तौर पर ये मेरा अनुभव रहा है। बाकी आपके जो सवाल है आप कर सकते हैं। पदयात्रा का मोटो क्या है? पदयात्रा का मोटो ये है कि बिहार की जो समस्याएं हैं, जो हम सब जानते हैं, हम लोग जाने न जाने, जो जनता यहाँ रहती है उसको तो उसका अनुभव है, क्योंकि वो और उनके बच्चे ये हर दिन इन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, इसको भुगत रहे हैं। उनको ये बताया जाए कि अगर आपको जिंदगी अपनी सुधारनी है तो दल, विचारधारा, नेता से ऊपर उठ के आपको अपने और अपने बच्चों के समस्याओं पर वोट करना होगा। क्योंकि बिहार में अभी तक का अनुभव ये रहा है कि लोग अपनी समस्याओं के बारे में जानते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव होता है तो चुनाव यहाँ पर चार आधार पर लोग वोट करते हैं। लोग या तो जातियों के आधार पर वोट कर देते हैं, या हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान पुलवामा के आधार पर वोट करते हैं, या फिर लालू जी के डर से भाजपा को,
और एक समाज का वर्ग है जो भाजपा के डर से लालू जी को वोट करता है। तो पदयात्रा का ये उद्देश्य है कि लोगों को ये समझाया जाए कि आपकी समस्या तब सुलझेगी जब आप अपनी समस्याओं के आधार पर वोट करें। दूसरा पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि अगर लोग वोट करना चाहें, उनके पास सही लोगों का एक विकल्प हो। तो पदयात्रा के जरिए गांव, शहर, कस्बे, देहात से ऐसे लोगों को चिन्हित करके निकाला जा रहा है जो समाज की नज़र में सही व्यक्ति हैं और राजनीति में, सामाजिक राजनीतिक जीवन में आकर कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को एक साथ लाकर एक राजनीतिक विकल्प बनाना ताकि लोग सही लोगों का चुनाव कर सकें। और पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य ये है कि अगर लोग तैयार भी हो जाएं, सही लोगों का चुनाव भी कर लें, तो उन लोगों के पास बिहार को सुधारने का एक विजन होना चाहिए, एक कार्यक्रम, एक योजना होनी चाहिए। तो पदयात्रा के माध्यम से हर पंचायत के विकास के लिए अगले 10 साल की योजना बनाई जा रही है। ये योजना बनाई जा रही है कि बिहार में शिक्षा को, रोजगार को, उद्योग को, कृषि को, शहरीकरण को, ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे सुधारा और बेहतर बनाया जा सकता है ताकि अगले आने वाले 10 साल में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराया जा सके। मेरी समझ से इन तीनों चीज़ों के समायोजन से ही बिहार का में सुधार लाया जा सकता है। सबसे पहली बात है कि लोग सही तरीके से वोट करें। दूसरा, अगर लोग सही तरीके से वोट करें तो उनके पास सही लोगों का एक विकल्प हो। और तीसरा, ये दोनों बात हो तो जो लोग चुन कर आए उनके पास बिहार को सुधारने के लिए एक सोची समझी रणनीति, एक योजना हो जिसको कि लागू किया जा सके। सर, आप पे लगातार ये आरोप लग रहा है कि आप बीजेपी के बी टीम से काम कर रहे हैं, तो आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। किसने आरोप लगाया? बहुत लोगों ने ऐसा कहा कि बीजेपी के कौन से? बहुत लोग कौन क्या कहता है, सबका जवाब देने के लिए तो हम बैठे नहीं हैं। हम जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। सर, मुसलमानों को लेकर चलने की बात कर रहे हैं और मुसलमानों के लीडर है जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार पे आप कुछ भी नहीं कह सकते, चुप क्यों? नहीं, मैं किसी भी परिवार पर टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं समाज की बात कर रहा हूँ, मैं किसी परिवार की तो परिवार पर टिप्पणी करता ही नहीं। पद यात्रा जो लेकर आप चल रहे हैं इसमें काफी पैसे का खर्च होता है सर, और ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि आखिर ये प्रशांत किशोर जी इतना पैसा लाते कहाँ से हैं? मेरे भाई, ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कम से कम 100 दफे बता चुका हूँ। पदयात्रा का पैसा उन राज्यों के लोगों की मदद से ली जा रही है जहाँ पर पिछले 10 साल में मैंने काम किया है। आज देश में 6 राज्यों में ऐसे लोगों की सरकार है जिनके सरकार में चुनकर आने में, बनने में हमने अपना कंधा लगाया है। तो उन लोगों से मदद ले रहे हैं। इसमें नई बात क्या है? इसमें 100 दफे इस बात को कह चुके हैं। इतना पैसा आता कहाँ से? आप पत्रकार हैं तो आपने मेरे से सवाल पूछा, मेरी जिम्मेवारी है आपको जरूर जवाब दूं। लेकिन मेरी आपसे अपेक्षा होगी कि अगली बार जब आप तेजस्वी यादव से मिलेंगे तो ये जरूर पूछेंगे कि जब आप बर्थडे अपना प्राइवेट प्लेन पर केक काटते हैं तो वो पैसा कहाँ से आया था। आप नीतीश कुमार से ये पूछें कि जो अपनी पार्टी चलाते हैं वो पैसा कहाँ से आता है। ये पूछना भी आपका कर्तव्य है। प्रशांत किशोर पर क्या इल्जाम लग रहा है वो बिल्कुल आपको पूछना चाहिए। मेरी जवाबदेही है कि मैं उसका उत्तर भी दूं, लेकिन पत्रकार होने के नाते आपकी भी जो जवाबदेही है कि आप निष्पक्ष भाव से जरिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। ऐसी व्यवस्था जिसमें अगर दल बने तो दल प्रशांत किशोर नहीं बनाए, कोई एक व्यक्ति, कोई एक परिवार, एक जाति विशेष दल न बनाए, बल्कि समाज के सब लोग मिलकर दल बनाए। तो स्वाभाविक तौर पर अगर ये पूरा जो प्रयास हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि एक सही तरीके से एक दल को बनाया जाए, सही लोगों के साथ बनाया जाए और सब लोग मिलकर बिहार को सुधारने के लिए प्रयास करें। सर, उज्जैन में प्रखंड से एक रहनुमा है मौलाना मजहर हक, उनके परिवार के लोगों का यहाँ अच्छा खासा वो है, तो क्या वो परिवार आपसे जुड़ा हुआ है? मजहरुल हक साहब के पूरा परिवार के लोग आज से नहीं 6 महीने से हमारे साथ चल रहे हैं। उनके जो ग्रेट ग्रैंडसन हैं वो तो रोज ही हमारे साथ चलते हैं। उनके घर गए हैं, उनके लोगों से मिले हैं, उनके सारे लोग हमारे साथ चलते हैं, रोज चलते हैं। वो तो साथ में पदयात्रा कर रहे हैं महीनों से वो लोग। सर, युवाओं में जो खुशी दिख रही है, खुशी का माहौल दिख रहा है। युवा कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार ने भी हमसे वादा किया था कि हम आपको एजुकेट है तो आपको एक जॉब देंगे, एक रोजगार देंगे जो आपका प्लेटफॉर्म बन जाएगा। और प्रशांत किशोर ने भी ये बात कहा है कि युवाओं को हम ऐसा कर देंगे कि युवा कहीं दूसरे जगह ले जाएंगे, अपने स्तर पे अपना पढ़ाई का यूज करेंगे, अपना जॉब ले लेंगे। तो क्या प्रशांत किशोर युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे? मेरे भाई, हम ऐसी कोई वादा करते ही नहीं है जो कि हम ना कर सके। मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा है। जैसे जिस महागठबंधन की आपने बात कही है उसमें उसके नेता, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने ये कहा कि हम
जब सरकार में आएंगे तो पहली कैबिनेट में ही 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। वो तो आज समाज के सामने है कि वो झूठ बोल रहे थे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को कहा कि वो 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। मैंने खुली चुनौती दी हुई है, अगर ये दोनों लोग मिलकर भी 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दें तो मैं ये पूरा अभियान उनके समर्थन में वापस ले लूंगा और उनके नाम का झंडा लेकर ढोऊंगा। ये लोग समाज को बेवकूफ़ बनाना, कोई भी बड़ी बात कह देना बिना सोचे समझे, उनको ये पता भी नहीं है कि 10 लाख नौकरी देने का क्या खर्च होगा, उनको ये पता ही नहीं है कि 10 लाख नौकरी देने की व्यवस्था क्या की जाएगी। लेकिन गलती सिर्फ उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है जो झूठे वादे कर रहे हैं, गलती आपकी और हमारी भी है जो उस झूठे वादे को बिना जांचे परखे सही मानकर उस पर वोट कर रहे हैं। जिस दिन तेजस्वी यादव ने ये घोषणा करी तब बिहार की जनता को ये पूछना चाहिए था कि भाई आपकी पार्टी की, आपके पिताजी, आपके माताजी की सरकार थी इसी राज्य में 15 साल। उस 15 साल में आपने कितने लोगों को नौकरी दी, और अगर नहीं दी तो आज आपके पास कौन सा ऐसा ज्ञान आ गया है कि आज आप वो नौकरी दे देंगे। उसी तरह नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को जब गांधी मैदान से घोषणा की पिछले साल, तो लोगों को ये पूछना चाहिए था कि भाई आप 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, अगर 10 लाख लोगों को नौकरी दी जा सकती है या दी जा सकती थी तो आप इंतजार किस बात का कर रहे थे, पिछले 17 साल में दे देते। तो ये बातें तो भरी दोपहरी में आंख में धूल झोंकने वाली है। मैंने ये कहीं नहीं कहा है कि युवाओं को कितने नौकरी दी जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में स्ट्रक्चरल चेंज की जो जरूरत है वो है शिक्षा, भूमि और पूंजी। इन 3 विषयों पर जब तक काम नहीं होगा तब तक यहाँ से गरीबी दूर नहीं होगी, क्योंकि गरीबी से निकलने के सिर्फ 3 ही रास्ते हैं। या तो आप शिक्षित होकर नौकरी पा लें तब आप गरीबी से निकल सकते हैं, दूसरा अगर आपके पास खेती योग्य भूमि हो तो खेती किसानी करके आप आगे बढ़ सकते हैं, और अगर ये दोनों नहीं, आपके पास पूंजी है, पैसा है, तो आप रोजी रोजगार, दुकान दौरी, व्यापार करके आगे बढ़ सकते हैं। बिहार में ये तीनों रास्ते बंद हैं। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। जहाँ तक जमीन का सवाल है तो समाजवाद के नाम पर यहाँ दशकों से राजनीति हुई है, लेकिन बावजूद इसके बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। पूरे देश में 38% लोग भूमिहीन हैं, बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। तो ज्यादातर लोगों के पास जमीन ही नहीं है। जो 40 लोग, 100 में 40 लोग खेती करते हैं, उसमें 35-36 लोग ऐसे हैं जो 1-1.5 बीघे से कम की खेती करते हैं। तो यहाँ बिहार में खेती करने वाले लोग खाने वाली खेती करते हैं, कमाने वाली खेती नहीं करते हैं। वो वही उगाते हैं ताकि उनके और उनके बच्चों का पेट भर सके, उससे उनकी कमाई नहीं होती है। तीसरा, पूंजी यहाँ है नहीं, क्योंकि जो भी यहाँ, एक तो गरीबी बहुत ज़्यादा है, और जो भी बचत का पैसा यहाँ आता है उसको भी बैंक यहाँ ऋण के तौर पर, पूंजी के तौर पर लोगों को न देकर उन दूसरे राज्यों में वो जाकर लोन देते हैं जहाँ पर कि उद्योग धंधे लग रहे हैं। पिछले 32 वर्ष में रिजर्व बैंक का एक आंकड़ा है, उसको याद रख लीजिए, 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार के बैंकों ने पिछले 32 वर्ष में 26.5 लाख करोड़ रुपया, 26.35 लाख करोड़ रुपया बैंक बिहार के लोगों का, जो बिहार के लोगों ने बिहार के बैंकों में जमा कराया, इस पैसे को उन्होंने दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया। आप जरा अंदाजा लगाइए, अगर ये 26 लाख करोड़ रुपया बिहार में लोगों को ऋण के तौर पर मिला होता तो कितने बड़े पैमाने पर लोगों ने घर बनाए होते, कितने ज्यादा लोगों ने गाड़ियां खरीदी होती, कितने ज्यादा लोगों ने स्वरोजगार के छोटे मोटे काम किए होते। यही वजह है कि मान लीजिए कि आज बिहार में आप घर बनाने जाते हैं, लोन लेने जाते हैं, तो आपको 10-20 हजार रुपया घूस देना पड़ता है। वही घर खरीदने जब आप दिल्ली, नोएडा में जाते हैं तो बैंक वाले आपके घर में आकर ये बताते हैं कि भैया हमसे लोन लीजिए, हम आपको कम दर पर आपको ऋण दे देंगे। तो बिहार में रोजगार का, तरक्की का, गरीबी से निकलने का यही रास्ता है। शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन, बड़े पैमाने पर भूमि सुधार का लागू किया जाना, और कृषि को खाने के बजाय कमाने वाली कृषि बनाना, और तीसरा पूंजी की उपलब्धता, ताकि जो लोग, जो युवक, कुछ जिनमें क्षमता है वो पूंजी के अभाव में रोजगार नहीं कर पा रहे, वो पूंजी बैंक से लेकर स्वरोजगार के काम कर सके, अपने आप को बेरोजगारी के कुचक्र से निकाल सके। सर, आप कहते हैं कि बिहार मजदूरों का राज्य है, बहुत सारे लोग बाहर जाके काम करते हैं,
तो सर आप एजेंडा जनसुराज लेके चल रहे हैं, तो ये आपने देर क्यों कर दिया सर? इसको पहले और लेके चलना चाहिए आपको। बिहार मजदूरों का राज्य नहीं है, बिहार को मजदूरों का राज्य बना दिया गया है। क्योंकि जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो स्वाभाविक तौर पर मजदूर ही बनेंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया, आपके पास शिक्षा है नहीं, जमीन है नहीं, पूंजी है नहीं, तो जीविका के लिए आपके पास एक ही चीज है, वो है शरीर से किया गया मेहनत। इसलिए आप पूरे समाज में मजदूरों की इतनी बड़ी संख्या देखते हैं। आपका ये कहना है कि आपने देर क्यों कर दी, मेरे भाई देर सवेर की बात नहीं है। जब मेरी क्षमता होगी तभी तो मैं आकर कुछ करूंगा। जब मेरी पहचान है, मेरी क्षमता है, तभी तो मैं यहाँ आऊंगा। आप यहाँ इसलिए पत्रकार वार्ता में बैठे हैं या इसलिए लोग हमसे जुड़ रहे हैं कि 10 बरस हमने कुछ काम किया है, अपनी एक पहचान बनाई है। अगर हमने वो काम नहीं किया होता और मैं आकर हुसैनगंज ब्लॉक में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता तो आप तो मेरा संज्ञान ही नहीं लेते। तो काम तो तभी कर सकते हैं जब मेरी पहचान होगी। जब मेरी पहचान बनी तब आकर प्रयास कर रहे हैं। सर समीकरण कैसे बदलेगा सर, जो राजनीतिक समीकरण हो कैसे? मैं समीकरण मेरी चिंता नहीं है, आप बेवजह बहुत चिंतित हो रहे हैं। समीकरण और राजनीति और चुनाव आपको हमसे बहुत ज्यादा समझ होगी, लेकिन थोड़ी बहुत समझ हमारे पास भी है। उसकी घबराहट में आप न पड़े। आज कोई चुनाव नहीं है। मेरा अभी प्रयास ये है कि मैं जो कर रहा हूँ इसको करूँ। जब चुनाव होगा उस समय अगर जनसुराज पार्टी बन गई होगी तो उस समय देखा जाएगा कि किस समीकरण के तहत और कैसे चुनाव लड़ा जाए, उसकी चिंता। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर कई मुख्यमंत्री बना चुके हैं, अगला मुख्यमंत्री किस ओर जा रहा है, किस इससे होगा? पहली बात कि हम किसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं, ये आपकी सोच है। और दूसरी बात, हमारे पास ऐसा कोई क्रिस्टल बॉल है नहीं कि देख कर बता दें कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कौन मुख्यमंत्री बनेगा जितना आप जानते हैं उतना हम जानते हैं। बिहार की जनता से जाकर पूछिए कि कौन मुख्यमंत्री। पूरे बिहार में सर नशा मुक्ति अभियान चलाया जाता है और देखा जाए तो आए दिन जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। एक गरीब के घर में मौत होती है, कोई पूछने आते हैं, और वही पैसे वालों के घर में दारू से ही मौत होती है तो कई नेता पहुंच जाते हैं पूछने के लिए कैसे मर गया और क्या हुआ था। इस पे क्या कुछ कहना? भैया, बिहार में मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ सामाजिक राजनीतिक जीवन में जो खुले मन से पहले दिन से कह रहा है कि शराबबंदी को हटाया जाना चाहिए। शराबबंदी बिहार के लिए नुकसानदायक है, इसलिए नहीं कि यहाँ का अनुभव क्या रहा। पहली बात कि शराबबंदी के जरिए किसी भी समाज का आर्थिक सामाजिक विकास हुआ हो, इसका कोई प्रमाण पूरे दुनिया में नहीं है। अगर शराबबंदी के जरिए ही सामाजिक राजनीतिक आर्थिक विकास हो सकता था तो दुनिया के दूसरे हिस्से में लोग सब बेवकूफ़ तो हैं नहीं, उन्होंने भी लागू किया होता। दूसरी बात, बिहार में शराबबंदी होने की वजह से शराबबंदी कहीं लागू है नहीं। घर घर होम डिलीवरी हो रहा है, हर गांव में शराब बिक रही है। लेकिन शराबबंदी होने की वजह से सरकार को 20,000 करोड़ रुपए का हर साल नुकसान हो रहा है। जो लड़के पढ़ाई में लगने चाहिए थे वो आज शराब के धंधे में लिप्त हैं। जो प्रशासन, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासनिक काम में लगना चाहिए था वो शराबबंदी को लगाने, छुपाने और उससे पैसा कमाने में लगा हुआ है। और जिन महिलाओं के नाम पर इसको किया गया है, जब गरीब घर के बच्चे पकड़े जाते हैं शराब के साथ तो उन घर की महिलाओं को ही सबसे ज्यादा प्रताड़ना से सहनी पड़ती है। उनको कोर्ट कचहरी और थाने का चक्कर लगाना पड़ता है। और अंतिम बात, जिस गांधी के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर नीतीश कुमार कभी कभी कहते हैं कि शराबबंदी लागू है, ये सिरे से झूठ बात है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कभी भी ना ये बात कही ना लिखी कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। महात्मा गांधी ने ये कहा कि शराब पीना बुरी बात है, समाज में शराब लोग न पिए इसका प्रयास होना चाहिए। लेकिन उन्होंने सरकार को ये नहीं कहा कि आप कानून बनाकर शराबबंदी कर दीजिए और शराब पीने वाले को पकड़ के जेल में डाल दीजिए। ये तो ऐसे हो गया कि महात्मा गांधी ने ये कहा कि वेजिटेरियन होना अच्छी बात है और कल सरकार ये कानून बना दे कि जो भी नॉन वेजिटेरियन है उसको वो गैर कानूनी है। तो दोनों में फर्क है। और मैं ये रोज दावा करता हूँ कि जो लोग भी गांधी के नाम पर इसको कह रहे हैं उनमें अगर दम है तो वो दिखा दे कि गांधी जी ने ये कहाँ कहा है कि सरकारों को शराबबंदी लागू किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मेरी एक मीटिंग में। थैंक यू।